ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੈਕਚਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਇਨਫੈਕਟ ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। So this is very important topic. So let us begin. और because किया जाता है कि पंजाब कल्चर इज एग्रीकल्चर, तुसी अच्छे क्वेश्चंस, गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस सेक्शन। तो इन्हें थोड़ा ध्यान नाल देखियो इस वीडियो नो, दिस इज very important. So let us begin with the features of Indian agriculture. जे असी फीचर्स की गल करिए तो फर्स्ट इट इज कंट्रीब्यूशन इन GDP एंड ग्रोथ रेट। GDP और ग्रोथ रेट विच कितना कंट्रीब्यूशन है, तो वी कैन सी कि ग्रोस वैल्यू एडिड विच इहदा 2020-21 विच एग्रीकल्चर का शेयर है अराउंड 16.3%। पिछली स्लाइड विच मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जिहड़ा सर्विस सैक्टर इंडिया का हैगा, सर्विस सैक्टर का GVA विच कंट्रीब्यूशन लगभग 54 तो 55% के बीच है। इंडस्ट्री का जो शेयर है, इंडस्ट्री का शेयर लगभग 28 तो 29% के बीच है। और एग्रीकल्चर का जो शेयर है नैशनल इनकम विच ये लगभग 16 तो 17% के आसपास है। दिस इज द डेटा एज पर द इकनॉमिक सर्वे, जो इकनॉमिक सर्वे सीगा उहदे हिसाब नाल ये डेटा है। एंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट, इफ यू सी एग्रीकल्चर के ग्रोथ रेट विच काफ़ी फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड्स हैगे ने। इफ 1.5 2012-13 विच, फिर 5.6 काफ़ी वध गया, दैन देयर वाज नेगेटिव ग्रोथ रेट। ये याद रखियो 2014 ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच ईयर Indian agriculture experienced negative growth rate. It was the year 2014-15. This is very important. IAS which भी क्वेश्चन आ चुके हैं, कई स्टेट PCS पब्लिक सर्विस एग्जाम विच क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो 2014-15 विच इंडियन एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट नेगेटिव सीगी और 0.6 भी सीगी, 6.3। एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि पिछले किहड़े सालां विच ਜਿਹੜੇ जिन्ने कुछ हो सकता है कुछ ईयर्स दिते जान कि किहड़ा साल सीगा जिथे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हाईएस्ट सीगी। सो इट वाज ईयर 2016-17 ਜਦੋਂ ग्रोथ रेट 6.3% सीगी। एंड लेटेस्ट रिसेंटली 2020-21 विच एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 3% सीगी इंडियन एग्रीकल्चर की। ठीक है जी, ओके। सो दिस इज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर ट्रेड। जैसे एग्रीकल्चर ट्रेड ਨੂੰ देखिए, now the share of agriculture exports in India's total export is around 14%. And the share of agriculture imports in total imports is 6%. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट का 14% ने। मीनस अगर इंडिया 100 रुपए का एक्सपोर्ट करता है तो 14 रुपए अर्निंग जी है एग्रीकल्चर तो है। और जो इंडिया इंपोर्ट करता है तो 6 रुपए जो स्पेंडिंग असी कर रहे हैं इंपोर्ट से, तो 6 रुपए जो है इट इज एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स। इंपोर्ट विच नंबर 1 आइटम, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट स्लाइड। नंबर 1 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आइटम इंडिया की मैरीन प्रोडक्ट्स है। मैरीन प्रोडक्ट्स फिश आ गई और भी सी फूड आ गया। सो मैरीन प्रोडक्ट्स जोड़े है 6722 मिलियन का एक्सपोर्ट है। राइस नंबर 2 ते आइटम हैगी 6396 US मिलियन। तो ये नोट करने की लोड़ नहीं हैगी कि कितना एक्सपोर्ट होया, रैंकिंग इज इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट रैंक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आइटम जी है ने मैरीन प्रोडक्ट्स नंबर 1 ते ने, राइस नंबर 2 ते है, मीट डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स नंबर 3 ते है, स्पाइसेस नंबर 4 ते है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नंबर 5 ते है। सो दीज आर द 5 टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट आइटम्स: मैरीन प्रोडक्ट्स, राइस, मीट डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स। और इंपोर्ट विच सब तो ज्यादा इंपोर्ट इंडिया वेजिटेबल ऑयल का करता है फॉरेन कंट्री तो। मीनस लार्जेस्ट एग्रीकल्चर इंपोर्ट आइटम वेजिटेबल ऑयल है। नंबर 2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आजकल इंडिया विच आस्ट्रेलिया, USA, न्यूजीलैंड, चाइना, उत्थे दे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उतों इंपोर्ट इंडिया करता है। पल्सिस नंबर 3 ते है और कॉटन, रॉ एंड वेस्ट नंबर 4। सो दीज आर द 4 लीडिंग इंपोर्ट आइटम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर।
ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ FDI in agriculture has been opened up to the foreign investors in a limited manner. 100% FDI allowed in certain sectors. ਕੁਝ ਸੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ FDI ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਉ ਕਰਤੀ ਹੈ, 100% ਅਲਾਉ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 2011-12 ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 48.9% ਵਰਕਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਟੈਸਟ ਡਾਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ contributes around 40% of employment to the workforce ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ 40% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ it is working in agriculture, right? Next is food security. ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ if it is developed, if it is good ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ accessibility to food, affordable food ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, I will discuss with you. ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਸ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਫॉर द impoverished people, for the poor people, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਕੀਮਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਪੋਪੂਲਰ ਸਕੀਮਸ ਲਾਈਕ ਅੰਤੋਦय ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ, इंटीग्रेट ICDS एंड नैशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम। ये स्कीम्स इसी करके लॉन्च हुई हैं क्योंकि साडे कोल काफ़ी सारा फूड स्टॉक सीगा। सो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस एग्रीकल्चर नाल काफ़ी सारी बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी हो जाती ने। बैकवर्ड लिंकेज का की मतलब है? बैकवर्ड लिंकेज का मतलब हैगा कि असी फॉर एग्जाम्पल दोज इंडस्ट्रीज विच हैल्प एग्रीकल्चर टू ग्रो, मतलब एग्रीकल्चर ਨੂੰ ग्रो ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ग्रो ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਸੀਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਫॉरवर्ड ਲਿੰਕੇਜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ग्रो ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज ਨੂੰ। फॉर एग्जांपल शुगर केन इज यूज्ड इन शुगर इंडस्ट्री, right? Tea leaves are used in tea industry, rubber is used for many industries ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟਸ ਹੈ, ਫਰੂਟਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉरवर्ड ਲਿੰਕੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਲਾਈਡ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है मिलियन टन के हिसाब नाल, राइस की प्रोडक्शन इंडिया विच लगभग 120 मिलियन टन है साल की। 2021 का डेटा है, 21-22 का डेटा आएगा इस बार इकनॉमिक सर्वे विच, और इस करके असी ये 2021 का डेटा डिस्कस कर रहे हैं, राइट? वीट दी जिहड़ी प्रोडक्शन हैगी है इट इज 109 मिलियन टन, राइट? कोर्स सीरीअल का मतलब की होंदा है? जवार, बाजरा, मेज, जिन्हों असी मोटा अनाज कहने, 49.4 मिलियन टन। ठीक है, पल्सिस की प्रोडक्शन हैगी है 24 मिलियन टन, 24.42। तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंडिया विच कितनी है? इट इज 303 मिलियन टन। तुसी याद रखना 300 का आंकड़ा ये टच किया इंडिया ने, 300 के आसपास याद रखना कि इंडिया की टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 300 मिलियन टन है। ठीक है जी, 1950-51 इंडिया की टोटल फूड प्रोडक्शन 50 मिलियन टन सी, 50.8 मिलियन टन, तो हुण असी 6 टाइम बढ़ गए हैं। सो 50.8 जो तुम 6 नाल गुणा कर लोगे आलमोस्ट 3.4 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इन्हों याद करने का तरीका की है? राइस सब तो ज़्यादा प्रोडक्शन फूड ग्रेन विच राइस की है 120, वीट की कितनी है? 110 के आसपास, 120 तो बाद 110 याद रखना तुसी वीट। ठीक है, 49.4 की है, 50 याद रखना तुसी कोर्स सीरियल का, मोटे अनाज का, और पल्सिस 24। तो सिंपल याद रखो 1/4, 100 का 1/4 कितना हो गया? 24.42, ये हो गया पल्सिस का, और हाफ कितना हो गया? 50, ये हो गया कोर्स सीरियल का, और वीट 110 है और 120 है राइस। ठीक है, टोटल फूड प्रोडक्शन 303 मिलियन टन। ऑयल सीड प्रोडक्शन 37.3 मिलियन टन है,
ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ 397.7, 400 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਹੈ। ਕਾਟਨ, ਕਾਟਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 36.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੈ ਔਰ ਜੂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਡੇਟਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੀਲਡ ਆਫ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰੌਪਸ, ਚਲੋ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਡੀਆਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਵਰਲਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 2.4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਡੇਟਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਸੌਰੀ ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਰਸੈਂਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਸ਼ੇਅਰ 2.4%। ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਟ ਇਜ਼ 2.4% ਆਫ ਵਰਲਡ ਏਰੀਆ, ਰਾਈਟ। एरेबल लैंड 11.25% दुनिया की, मीनस 11.25% लैंड जी इंडिया की है वो कल्टी जिथे खेती हो सकती है। दुनिया का 11.25% सिर्फ हिंदुस्तान ही है। टोटल एरिया तो 2.4 है लेकिन कल्टीवेशन के हिसाब से 11.25% है साढ़े को। तो दिस इज समथिंग वेरी गुड, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन 17.74%, मीनस वर्ल्ड का 17% जी पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, ठीक है जी। और तुसी देख सकते शुगर केन विच 16.62% शेयर हैगा और साडा इंडिया का रैंक सैकेंड है। इंडिया का रैंक सैकेंड हैगा शुगर केन विच, लेकिन इंडिया का रैंक फर्स्ट हैगा यू कैन सी पल्सिस विच। सो पल्सिस विच वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਲਸਿਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਲਸਿਸ ਦੀ। ਪਲਸਿਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਪੂਅਰ ਮੈਨਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲਸਿਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਰੈਂਕਡ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ। ਮਿਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰ ਫਸਟ ਰੈਂਕ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ। 21.29% ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ स्टिल करके देख सकते हो कि इंडिया का की रैंक किहड़ी चीज़ों में हैगा, ठीक है जी। ओके, जिदा कॉफ़ी है, कॉफ़ी विच फर्स्ट रैंक ब्राज़ील का है, राइट। से 1 2 3 4 5 6 7 इंडियाज रैंक जिहड़ा हैगा इट इज़ 8th इन कॉफ़ी प्रोडक्शन। ओके, इफ वी लुक एट दिस स्लाइड वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी लैवल्स, तो पैडी विच भी इंडिया की जी प्रोडक्टिविटी है यू कैन सी वर्ल्ड एवरेज तो घट है, 4602 किलोग्राम पर हैक्टेयर है जी वर्ल्ड एवरेज इंडिया की घट है। यू कैन इग्नोर दिस स्लाइड, अदरवाइज तुम स्टिल करके देख सकते हो जो कंपैरिजन ड्रॉ करने हैं। बट तुम एक चीज़ असी इस स्लाइड विचों ये कढ़ सकते हैं कि इंडिया की जी प्रोडक्टिविटी है वर्ल्ड एवरेज तो भी घट है। यू कैन सी इन वीट, इन पल्सिस आल्सो, इन ग्राउंडनट थोड़ी ज़्यादा इंडिया की हैगी है, शुगर केन च ज़्यादा है, बट मेज़ विच भी इंडिया की घट है वर्ल्ड एवरेज तो। सो क्रक्स ये हैगा कि इन मोस्ट ऑफ द फूड आइटम्स इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज लेसर देन द वर्ल्ड एवरेज। ओके, सो द क्वेश्चन इज वाई इन इंडिया द प्रोडक्टिविटी लेवल इज लोअर, वाई इंडिया सफर्स फ्रॉम लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਮॉल ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਰਜਰ ਦਾ ਲੈਂਡ ਸਾਈਜ਼, ਲਾਰਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਡ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਕॉज ਲਾਰਜਰ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਵੇਜ਼ यूज मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ਅਸੀਂ मशीन्स ਦਾ यूज कर सकते हैं जिसਦੇ ਨਾਲ प्रोडक्टिविटी ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। बट इंडिया ਵਿੱਚ 85% लैंड होल्डिंग्स इंडिया ਵਿੱਚ they are either small or marginal, small या marginal लैंड होल्डिंग्स इंडिया ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ठीक है जी। सेकंड इज पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। पॉपुलेशन प्रैशर ऑन लैंड का मतलब की है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है और लैंड तो 19 है जिन्नी हैगी है। सो असी पिछली स्लाइड भी देखा सीगा
कि टोटल एरिया इंडिया विच वर्ल्ड का 2.4% है, जबकि पॉपुलेशन 17.74% है। सो इट मीनस देयर इज मोर प्रैशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड। तो उहदे नाल की हुंदा है, प्रोडक्टिविटी घट जाती है। इनएडिकुएट इरीगेशन फैसिलिटीज, इनएडिकुएट इरीगेशन फैसिलिटीज ने क्यों हैगियां ने, बिकॉज इंडिया विच इन्ने ज़्यादा, इनफैक्ट 50% ऑफ लैंड, 50% ऑफ ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, ग्रोस क्रॉप्ड एरिया ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਰੇਨਫਾਲ ਤੇ, ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ upon rainfall। ਸੋ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 50% ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੋਸ ਕ੍ਰੌਪ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਚੋਂ ਰੇਨਫਾਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਐਡਿਕੁਏਸੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਜਰ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿविटी। लैंड डिग्रेडेशन, लेटेस्ट रिसर्च ये कह रही है कि 50% ऑफ इंडियाज एरेबल लैंड इज ऑन द वर्ज ऑफ डिग्रेडेशन। उसका रीजन की है द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसैक्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। उसके की हो रहा है कि लैंड जी है इट इज बीइंग ओवर एक्सप्लॉयटेड और लैंड डिग्रेडेशन फिर उसके कारण हो रहा है। लो फर्टिलाइजर कंजम्पशन, फर्टिलाइजर कंजम्पशन भी इंडिया की बहुत घट है एज कंपेयर टू वर्ल्ड एवरेज, और उसके कारण इंडिया प्रोडक्टिविटी घट है। इनएडिकुएट एक्सैस टू क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, क्रेडिट एंड इंश्योरेंस की भी एक्सैस इनएडिकुएट है। इनफैक्ट रिसर्च ये कहती है कि मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट इज टेकन अवे बाय द बिग फार्मर्स। ਜਿਹੜੇ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है वो 60 to 65% ऑफ क्रेडिट, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है वो 60 to 65% जो क्रेडिट है, लोन है, वो चक रहे हैं इंडिजीनियस लैंडर्स तो, मतलब जो मनी लैंडर्स होते हैं, इंडिजीनियस लैंडलॉर्ड्स या मनी लैंडर्स तुम कह सकते हो, मनी लैंडर्स तो पैसा चक रहे हैं। वाई? बिकॉज फार्मर्स की जी रिक्वायरमेंट है सिर्फ खेती नाल जुड़ी हुई नहीं है, उन्होंने और रिक्वायरमेंट्स भी हैगियां ने, घरे उन्होंने अपने बच्चों का विआह करना है या होर भी चीज़ां हैगियां ने, मकान पाना है, वो फिर उन्होंने सस्ता लोन नहीं मिलता बैंक तो, एंड बैंक उन्होंने मना भी कर देता है, एंड दैट इज़ वाई दे गो टू इंडिजीनियस मनी लैंडर्स। लोअर लेवल ऑफ रिसर्च एंड डिवेलपमेंट, R&D भी घट है, क्योंकि वैसटर्न कंट्रीज विच जी मोस्ट ऑफ द R&D एग्रीकल्चर इट इज़ डन बाय प्राइवेट सैक्टर, whereas in India it is done by the universities, और universities ਦੇ बजट कित्थों आते हैं? सरकार तो आते हैं, सरकार को पैसा इन्ना है नहीं, इस कारण R&D भी घट है, एंड लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं। सो दिस इज द कॉजेज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नाउ दिस स्लाइड इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हैगी है लैंड रिफॉर्म्स ते। लैंड रिफॉर्म्स की है? लैंड रिफॉर्म्स मीन्स certain steps which were taken after independence to improve India's agriculture productivity। चार मेजर steps सिगे, abolition of intermediaries, tenancy reforms, reorganization of agriculture and compilation and updating of land records। इन्हां points ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਲਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मेन gist crux ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। abolition of intermediaries ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? abolition of intermediaries ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ लैंडलॉर्ड्स या जमींदार सिगे, लैंडलॉर्ड्स या जमींदार सिगे, इन्हों सरकार ने उड़ा दिता, खत्म करते। आफ्टर इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशंस वर पास्ड इन डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट असेंबलीज, एंड इन दो स्टेट असेंबलीज इट वाज मेड लॉ दैट दिस जमींदारी सिस्टम इट इज इलीगल। जिहड़ा इंटरमीडिएट है वो सरकारों ने खत्म करते, बिकॉज एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने ही अपने अपने रूल्स बनाने सीगे। सो मोस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स दे एबोलिश्ड दिस जमींदारी सिस्टम, इंटरमीडिएट सिस्टम। तो याद होएगा जे तुसी इतिहास पढ़िया है कि इंडिया विच जिहड़ा जमींदारी सिस्टम सीगा इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। 3 सिस्टम सीगे जिन्होंने असीं कहने हैं, नंबर 1 वाज जमींदारी सिस्टम, सेकंड वाज महलवारी सिस्टम, तीजा सीगा रियोतवारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस,
1790s ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਫਰੋਮ ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਸਬਮਿਟ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਮਹਿਲਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਹਿਲਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ। ਮਹਿਲਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਮਹਿਲਵਾਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈਡ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਵਿਲੇਜ ਹੈਡਮੈਨ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਂਡ ਸਬਮਿਟ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਓਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰਿਓਤਵਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਮੀਨਸ, ਰਿਓਤ ਮੀਨਸ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਫਾਰਮਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਨੀਦਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਸ ਨੋਰ ਮੁਖੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਹਿਮਸੈਲਫ ਟੂ submit revenue with the government। तो farmer direct ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ revenue ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੈਂਡ ਸੀਗੀ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਕਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਟੈਨੈਂਸੀ ਰਿਫਾਰਮਸ। ਟੈਨੈਂਸੀ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਨੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਟੈਨੈਂਟਸ। ਤੇ ਟੈਨੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲਾਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੈਨੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, it was as high as 10/11th of total produce। 10/11th of total produce। 10/11 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਲਗਭਗ 90.90%। ਇੰਨਾ ਦਾ ਰੈਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਫਾਰਮਰਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਲੇਬਰਰ ਸੀਗੇ, ਟੈਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰੈਵਨਿਊ। तो अल्टीमेटली रेंट रेगुलेशन किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। लॉज वर फ्रेम्ड बाय डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स जिहदे विच डिसाइड किया गया रेंट कैन नॉट बी मोर देन 1/4 और 1/5 ऑफ टोटल प्रोड्यूस। तुसीं रेंट कितना चार्ज कर सकते हो? 20 या 25% जिहड़ी टोटल प्रोड्यूस हैगी है, जिहड़ी प्रोडक्शन हुई है, उस तो ज़्यादा रेंट चार्ज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर का मतलब यह है कि जिहड़ा फार्मर किसी दी जमीन ते काम कर रहा है एज ए टेनेंट, उन्होंने तुसीं कढ नहीं सकते। जिन्हों कढना है तो यू हैव टू गिव हिम अ मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एरिया, कुछ लैंड उन्होंने देनी पेगी सो दैट ही डज नॉट बिकम अनएम्पलॉयड। इनू सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर कहते हैं। तीजा कन्फरमेंट ऑफ ओनरशिप राइट्स। कन्फरमेंट ऑफ ओनरशिप राइट का मतलब होया कि इन केस ऑफ इवैक्यूएशन, इन केस ऑफ इजैक्टमेंट ऑफ फार्मर, जो फार्मर नूं तुसीं कढ दिता अपनी जमीन तो ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਲੈਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਗਾ। ਕਨਫਰਮੈਂਟ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫालतू ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਨਫਰਮੈਂਟ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ टिलर ऑफ द सॉइल शुड बी मेड ओनर ऑफ द सॉइल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक लाइन सीगी साडे सैकेंड 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट विच। की सीगी लाइन? टिलर ऑफ द सॉइल, जिहड़ा खेती कर रहा है, टिलर ऑफ द सॉइल शुड बी मेड ओनर ऑफ द सॉइल, ओनर ऑफ द सॉइल। सो दिस इज कन्फर्मेंट ऑफ ओनरशिप राइट्स। फिर लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब की है कि मैक्सिमम कितनी लैंड एक फार्मर अपने लिए रख सकता है। एक कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर हुई सी, इट वाज चेयर बाय इंदिरा गांधी इन द ईयर 1978 और इहदे विच डिसाइड किया गया 1970s विच ही हुई सी। इहदे विच डिसाइड किया गया कि एक फार्मर जी लैंड होल्डिंग है, एक फार्मर को कितनी लैंड होल्डिंग हो सकती है? It cannot be more than 18 acres, cannot be more than 18 acres in case of wetland, 18 acres in case of wetland
ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ कैन नॉट बी मोर देन 54 एकड़ इन केस ऑफ नॉन इरीगेटेड लैंड, जिथे खेती नहीं हो सकती, राइट। ते लैंड सीलिंग जिहड़ी सीगी वो कर दी गई। ये क्यों की गई? सो दैट इनइक्वालिटी ना होवे साडे एग्रीकल्चर सिस्टम विच, राइट। कंसोलीडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कंसोलीडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब की है, किसी फार्मर को दो जमीन अड अड जगह पर पईयां ने, किसी की पटियाला डिस्ट्रिक्ट च पई है तो संगरूर डिस्ट्रिक्ट च पई है, तो हुण वो फार्मर दो जगह खेती करेगा तो उसकी जी एनर्जी है वो डिवाइड हो जाएगी, तो प्रोडक्टिविटी ते फर्क पेगा। उन्होंने इक्को जगह लैंड इकट्ठी दे दी जाए, ठीक है, उन्होंने पुछ के कि तू कित्थे लैनी है, पटियाले च लैनी है या संगरूर लैनी है। तो जे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इदां दी हैगी है तो ही कैन बी प्रोवाइडेड विद द कंसोलीडेटेड लैंड होल्डिंग सो दैट हिज प्रोडक्टिविटी में इनक्रीज। एंड थर्ड इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब की है कि ਜਿਹੜੇ फार्मर्स है वो मिल के अपने रिसोर्सिस ਨੂੰ पूल कर लैन, तो मिल के दे कैन फॉर्म कोऑपरेटिव्स, और कोऑपरेटिव करके दे कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक, दे कैन टेक डिफरेंट टाइप ऑफ सबसिडीज फ्रॉम द गवर्नमेंट्स। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ਵਧੇਗੀ, जॉइंट थिंकिंग, जॉइंट मैनेजमेंट, जॉइंट वर्किंग, इकट्ठे काम करन दा एक ਜਿਹੜਾ ट्रेट है वो पैदा होएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट लैंड रिफॉर्म्स। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडियन एग्रीकल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिछले कुछ टाइम तो सरकार लाइव स्टॉक पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। 2013 विच लाइव स्टॉक पॉलिसी, लाइव स्टॉक न्यू लाइव स्टॉक पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की सी, और मैं कुछ फीचर्स तो शेयर करना चाहना लाइव स्टॉक के। पहली गल कि लाइव स्टॉक जोड़ा है, लाइव स्टॉक का मतलब है पोल्ट्री आ गई, कैटल्स आ गई, बफेलोज आ गई, जोड़े असी पशु रखते हैं अपने घर में, भेड़, बकरियां, गोआं, मज्जां, पोल्ट्री बर्ड्स हो गए होर। तो दो ही परपज़ है इन्हां दे कि इन्हां तो जिद्दां असी कुछ जिद्दां भेडां तो वूल बनती है, गां मज्जां तो असी दुध लैने या होर है, और या फिर पोल्ट्री बर्ड्स है जिन्होंने असी नॉन वैज फूड की तरह असी यूज़ करते हैं, राइट। तो GDP का कॉन्ट्रीब्यूशन ग्रोस वैल्यू एडिड विच 4.5%, हिंदुस्तान का अगर नैशनल इनकम 100 रुपये है तो 4.5 रुपये जोड़े है दे आर कमिंग फ्रॉम लाइव स्टॉक सैक्टर, और टोटल एग्रीकल्चर GDP का 26% है लाइव स्टॉक। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सैक्टर। सैकेंडली एम्प्लॉयमेंट, लाइव स्टॉक एम्प्लॉयड 8.8% ऑफ एग्रीकल्चर वर्कफोर्स। टोटल एग्रीकल्चर जिन्नी वर्कफोर्स है उसका लगभग 9% लाइव स्टॉक है। और एनिमल हस्बेंड्री प्रमोट्स जेंडर इक्विटी एज वुमेन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 69% ऑफ द वर्क, और वुमेन जिहड़ियां हैगियां ने 69% ऑफ द वर्कफोर्स है वो वुमेन ने। इट मीनस जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इंपावरमेंट लाइव स्टॉक ज़्यादा है इंडिया में। स्ट्रक्चरल चेंज इन डिमांड पैटर्न, नॉन फूड फंक्शन ऑफ लाइव स्टॉक आर बिकमिंग वीकर। नॉन फूड फंक्शन वीकर हो गया और फूड फंक्शन स्ट्रोंगर हो गया। मीनस हुण अजकल बंदा जानवरों को इस करके ज़्यादा पाल रहा कि उन्होंने एज ए उन्होंने एज ए फूड आइटम यूज़ करना है, क्योंकि नॉन फूड फंक्शन घट गए। हुण जिहड़े बैल है उन्हां नाल हुण खेती बड़ी रेयर हो रही है इंडिया च, क्योंकि हुण लोकी ट्रैक्टर्स या मशीनस नूं यूज़ कर रहे। पहले बैलगाड़ी भी हुंदी सीगी, हुण भी हैगियां ने पिंडां च, लेकिन बड़ी घट गई चीज़ां वाली। तो नॉन फूड फंक्शन जिहड़ा है वो वीक हो गया, फूड फंक्शन इंपॉर्टेंट हो गया। इस करके डिमांड पैटर्न जो लाइव स्टॉक है डिमांड पैटर्न च चेंज आ गई है। हुण लाइव स्टॉक नूं खाण लई बंदा ज़्यादा डिमांड कर रहा है रादर दैन कि उहदे कोई होर यूज़ करन लई। इक्विटेबल ग्रोथ, द मार्जिनल फार्म हाउस होल्ड्स लैस दैन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। मार्जिनल असी मार्जिनल लैंड किनू कहने हैं जी लैस दैन 1 हेक्टेयर है, और स्मॉल लैंड होल्डिंग किनू कहने जी लैस दैन 2 हेक्टेयर है। तो मार्जिनल फार्म हाउस ने लैस दैन 1 हेक्टेयर है who comprise 48% of rural households, controlled more than half of country's cattle and buffaloes and 2/3 of small animals and poultry as against 24% of the land। कहने का मतलब है कि जिहड़ा अपने कोल मार्जिनल फार्मर है, मार्जिनल फार्मर जिहड़ा है उहदे कोल सिर्फ मार्जिनल फार्मर कोल 24% लैंड है इंडिया की, ठीक है, लेकिन उन्हां कोल मोर देन 50%
कैटल्स ते बफेलोज ने, एंड और मोर देन 2/3 मीन्स more than 2/3 of poultry and other birds। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰ ਆਫ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਆਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। 1959 ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਐਂਡ ਸਟੈਪਸ ਟੂ ਮੀਟ ਇਟ। 1960 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। 1965 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਏਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। 1966 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਔਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। और टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन किन्ने क्वाइन की सीगी? एक क्वाइन की सीगी सर विलियम गॉड ने। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड रिपीटेडली इन द एग्जाम, ध्यान रखियो। नॉर्मन बोरलॉग नु असी कहने हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग है। एंड एम.एस. स्वामीनाथन जिहड़े हैगे ने, ही इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। एंड एम.एस. रंधावा, एम.एस. रंधावा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਦਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੋਰਮਨ ਚਾਰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਗॉड ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰਮ ਕੁਆइन ਕੀਤੀ, ਦੈਨ ਨੋਰਮਨ ਬੋਰਲਾਗ ਹੂ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਫਾਦਰ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੇ HYV ਸੀਡ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨੋਰਮਨ ਬੋਰਲਾਗ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। M.S. स्वामीनाथन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, M.S. रंधावा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब। और पॉजिटिव इंपैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन ਦੇ ਕੀ ਹੈ? इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंडिया च बहुत ज़्यादा वध गया। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ कि 50 मिलियन टन टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ਸੀਗੀ 1951 ਵਿੱਚ। 50 मिलियन टन ਤੋਂ प्रोडक्शन ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲਗਭਗ 301 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ। ਇਹ 2021 ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 1950 ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਅਸੀਂ 6 ਟਾਈਮ प्रोडक्शन बढ़ा दी है। मीनस 600% इंक्रीज है प्रोडक्शन विच। ठीक है जी। इंक्रीज इन इनपुट यूजेज। इनपुट यूजेज मीनस ट्रैक्टर्स, इरीगेशन, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन्हां दा यूज बढ़ गया बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सैल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। सैल्फ रिलायंस का मतलब है कि असी हुण फूड आइटम्स नूं बाहरों इंपोर्ट करने की लोड़ नहीं है। मीनस करते तो हैगे हैं और करते हैं, क्यों करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। अदरवाइज सानू लोड़ नहीं है किसी चीज़ की। लोड़ का मतलब की होंदा है कि जिद्दां असीं वीट इंपोर्ट करते सीगे बाहरों किसी टाइम च, वी वर डिपेंडेंट ऑन USA दैन रशिया। 1982 विच इंडिया ने सैल्फ रिलायंस अचीव कर लिया फूड ग्रेन्स दे विच। याद करियो 1982 विच इंडिया ने सैल्फ रिलायंस अचीव कर लिया सीगा फूड ग्रेन विच, राइट। तो फूड उसके कारण फिर फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि डिफरेंट तरह दी असीं स्कीम्स लॉन्च करती हैं फॉर गरीबों लिए, जिद्दां PDS हो गया, अंत्योदय योजना हो गया। तुहानूं बड़ी सारी स्कीमां दस्सियां सी, अगे भी डिस्कस करांगे। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस असीं पहले भी डिस्कस किया पॉइंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर विच। चेंज इन इनकम एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द फार्मर्स। फार्मर की इनकम और लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंज आया बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और इनफैक्ट पंजाब और हरियाणा का पर कैपिटा इनकम कई डैकेड्स तक नंबर 1 रहा। तो 1970s, 80s, 90s, अर्ली 2000 तक पंजाब एंड हरियाणा दे वर नंबर 1। हुण पिछले कुछ टाइम तो गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात इन्हां दी पर कैपिटा इनकम वध गई है। हरियाणा भी हाले टॉप 5 विच आंदा है, बट पंजाब इज नॉट इन टॉप 5। स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ शुरू तो होया सीगा पंजाब, हरियाणा एंड वैसटर्न उत्तर प्रदेश तो, लेकिन हौले हौले ये सिर्फ इन्हां तिन्नां स्टेटां च नहीं रहा, ये वैसटर्न इंडिया च भी चला गया, दैन ये सदਰਨ इंडिया च भी चला गया। और उदा इंपैक्ट की होया, आई टेल यू, उदा इंपैक्ट ये होया कि वी हैड रेनबो रेवोल्यूशन। ये रेनबो रेवोल्यूशन का कॉन्सैप्ट भी इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान नाल देख लो तो याद भी कर लेना।
रेनबो रेवोल्यूशन का मतलब की है? इट इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, पोल्ट्री, एनिमल हसबेंडरी, फूड प्रोसैसिंग इंडस्ट्री। इंटीग्रेटेड जी एग्रीकल्चर प्रमोट करने की जी कोशिश हैगी रेनबो रेवोल्यूशन कहने हैं। सो फॉलोइंग आर डिफरेंट कलर्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन। जिदा ब्लू रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन इज वॉट? इट इज इन फिश प्रोडक्शन, फिश ਨੂੰ ਅਸੀਂ ब्लू रेवोल्यूशन कहने हैं। ब्राउन रेवोल्यूशन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈਦਰ ਜਾਂ नॉन कन्वेंशनल हैगा या कोकोआ प्रोडक्शन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ब्राउन रेवोल्यूशन कहने हैं एग्रीकल्चर ਵਿੱਚ। गोल्डन रेवोल्यूशन याद रखना हनी प्रोडक्शन या ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट भी गोल्डन कहने हैं या हनी प्रोडक्शन भी गोल्डन कहने हैं। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इट इज जूट प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन आ गया, हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर है। पिंक रेवोल्यूशन मीट प्रोडक्ट्स विच है। रेड रेवोल्यूशन टोमैटो विच है। राउंड रेवोल्यूशन पोटैटो विच है। सिल्वर फाइबर कॉटन प्रोडक्शन है। सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन है। वाइट रेवोल्यूशन मिल्क या डेयरी प्रोडक्शन है। एंड येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स विच है। बस ये तुसीं याद रखना है। 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ 10-12 आइटम्स है ने, एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नैगेटिव इंपैक्ट की है ग्रीन रेवोल्यूशन का? सब तो बड़ा नैगेटिव इंपैक्ट ये है कि रीजनल इनइक्वैलिटीज आई, क्योंकि जनरली एक कहा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाज पर्सन स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक एंड क्रॉप स्पेसिफिक। पर्सन स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक एंड क्रॉप स्पेसिफिक। पर्सन स्पेसिफिक का मतलब की है कि अमीर फार्मर ही ग्रीन रेवोल्यूशन ਨੂੰ प्रैक्टिस कर सकिया, क्योंकि इट वॉज ए पैकेज प्रोग्राम। पैकेज का मतलब की है, ਤੁਹਾਨੂੰ लैंड वधिया चाहिए है, यू नीड लैंड, यू नीड फर्टिलाइजर्स, यू नीड पेस्टिसाइड्स, इरीगेशन फैसिलिटीज़, ਤੁਹਾਨੂੰ एग्रीकल्चर क्रेडिट चाहिए है। तो 4-5 चीज़ों का पैकेज चाहिए सीगा। वो गरीब तो फार्मर तो कर नहीं सकता सीगा, तो अमीर फार्मर ने ग्रीन रेवोल्यूशन प्रैक्टिस किया। इस करके रिच फार्मर बिकेम रिचर, पुअर फार्मर बिकेम पुअरर। ये परसन स्पैसिफिक सीगा। रीजन स्पैसिफिक का मतलब की है कि अर्ली फेज जो ग्रीन रेवोल्यूशन का सीगा, इट वॉज लिमिटेड टू ओनली पंजाब, हरियाणा एंड वैस्टर्न उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਜਿੱਥੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, 2 ਸਟੇਟਸ ਫਲੋਰਿਸ਼ਡ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵਧੀਆ, 2 ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲੈਗ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਐਂਡ ਤੀਜਾ क्रॉप स्पेसिफिक। क्रॉप स्पेसिफिक मीन्स mainly it occurred, green revolution mainly occurred in wheat and rice। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕ੍ਰੌਪ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦ ਲੇਟਰ ਫੇਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਸਸਟੇਨੇबिलिटी। ਸਸਟੇਨੇबिलिटी ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, खूब सारी फसलों को उगाने ਲਈ, प्रोडक्टिविटी ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਗਰੇਡ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਬਣਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਂਡ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਡਿਲੀਵਰ। ਲੈਂਡਸ ਦੇ ਆਰ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਮੋਰ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਲੈਸ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰਾ ਫਾਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੰਗੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। और तुहानू पता है कि ਜਿਹੜਾ मालवा बेल्ट है, इतने कैंसर के बहुत ज़्यादा केसिस है। जो ग्राउंड वाटर है काफ़ी ज़्यादा डिप्लीट हो गया है, और ग्राउंड वाटर जो है पोल्यूटेड भी हो गया है। ठीक है, तो ये इंपैक्ट सस्टेनेबल डिवेलपमेंट से बहुत ज़्यादा खतरनाक ने। सो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ सस्टेनेबिलिटी। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग का मतलब है कि असी मशीनों का यूज़ बहुत ज़्यादा करता। असी जो अपना एक देसी तरीके से तौर तरीके एग्रीकल्चर के वो असी छड़ दिते। उहदे नाल की होया कि जिहड़ा एक मैन पावर की यूटिलाइजेशन सी वो भी प्रॉपर नहीं हो रही, लोगों को काम नहीं रहा। असी भी थोड़े वेले होने की सानू आदत पै गई। साडे पंजाब के खेतों में जिहड़े लेबरर्स ने दे आर कमिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स, और असी जा रहे हैं कनाडा, मलेशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, असी बाहर जाना शुरू करता। तो कैपिटलिस्टिक फार्मिंग के अपने नुकसान होना शुरू हो। एंड अनडिजायरेबल सोशल कंसीक्वेंसिस। ये जिहड़ा तुहानू कहा कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई पंजाब तो बाहर। पिंडां दे पिंड जिहड़े है उत्थे जिहड़े यंगस्टर्स ने दे हैव फ्लोन अब्रोड। तो एक उहदे कारण जिहड़ी हुण पिछे एक सैक्स रेशो च चेंज आ रहा है, वो भी एक अपने आप च एक बहुत बड़ा एक सोचण दा एक इशू हैगा, बड़ा इंपोर्टेंट।
ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, then who will take care of ਪੰਜਾਬ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਕੁਝ ਅਨਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਚ ਔਰ ਪੂਅਰ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਟੌਪਿਕ, it is not area of interest only for economists, sociologists, political scientists, historians, anthropologists, geographers, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਟਰਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਨ ਦਾ 10th 5-year plan। 10th 5-year plan ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 10th 5-year plan ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। 10th 5-year plan 2002 ਤੋਂ 2007 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਅਚੀਵਡ ਇਨ 1960s ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਵੇਨਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ 1966 ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹੁਣ ਡਿਕਲਾਈਨਿੰਗ ਫੇਸ ਤੇ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਸੋ ਐਜ਼ ਟੂ ਸਸਟੇਨ ਦਾ ਗਰੋਇੰਗ ਡਿਮਾਂਡ ਬਾਈ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। It is a smarter revolution that will need to consider many more variables such as global warming, new types of non-petroleum energy, better irrigation practices, inclusive growth while addressing the problem of small and marginal farmers. तो organic farming होगी, irrigation पे focus करना शुरू करता। ईस्टर्न बेल्ट ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਫੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਵੈਸਟਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਇਟ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ, ਦੈਨ ਸਦਰਨ ਇੰਡੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਈਸਟਰਨ ਬੈਲਟ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸਿਸਟਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਹੈ, ਝਾਰਖੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਹੈ, this portion of India, it lagged behind. The second green revolution is ਏਰੀਆ 'ਚ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ, ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਮਾਰਜਨਲ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਧੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੋਲਿਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ FCI ਇਹ 1956 ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। 65 ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1985 ਵਿੱਚ APC was renamed as CACP। CACP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइसेस। सो APC ਜਿਹੜਾ 65 ਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ 1985 ਚ ਰੀਨੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ CACP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ APC CACP ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ CACP ਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਜ਼ ਅਸ਼ੋਰਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। MSP ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ MSP? MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ MSP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਗਰੰਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਮਿਨੀਮਮ ਗਰੰਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ offered by government to farmers। minimum guaranteed price offered by government to farmers। बस इन्ना याद रखो तुसी। सरकार कहती है, सरकार ने लेट अस सपोज सरकार ने कहा कि जो वीट है, वीट का MSP सरकार ने लेट अस से एज्यूम करते हैं कि 2000 पर क्विंटल करता। सरकार कहती है कि जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ MSP, ਇਟਸ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਗਰੰਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ MSP। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, MSP ਕਿਉਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। दूसरा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, इट इज़ मेंटेनिंग बफर स्टॉक। बफर स्टॉक ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਰਸ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
so as to supply it in the market whenever there is deficiency of food grains in the market. ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਕ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਟਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਟ ਵਿਚ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਆਰ ਸੋਲਡ ਟੂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਥਰੂ PDS। so it is the price at which food grains are sold to public at public through public distribution system। through public distribution system PDS। ये इशू प्राइस है, ठीक है। और मेंटेनिंग बफर स्टॉक दे की रहेगा? गवर्नमेंट buys food grains from farmers to supply in the market whenever नीड arises, जो तो भी जरूरत पवे सरकार को, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, MSP, बफर स्टॉक एंड इशू प्राइस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ? ਨੰਬਰ 1 ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਔਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਥਰੂ ਗਰੰਟਡ MSP। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ ਸੀਗਾ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ, ਪੋਟੈਟੋ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਗਏ ਨੀਚੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ MSP ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਨ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, गवर्नमेंट अनाउंसेस MSP फॉर अराउंड 25 क्रॉप्स। 24 क्रॉप्स हैगियां ने, सरकार उन्हां ते MSP अनाउंस करती है हर साल, ठीक है जी। दूजा, टू प्रोटेक्ट द और इंश्योर द फार्मर्स थ्रू ग्रंटेड MSP टू इंड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एज पर ग्रोथ टारगेट। सरकार दे कुछ ग्रोथ टारगेट्स ने, सरकार टारगेट्स अचीव करना चाहती है और तद ही होणगे जो फार्मर जिहड़े है दे वुड फील मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस। To provide stability to the agriculture sector in general and farmer income in particular। ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ। ਐਂਡ ਟੂ ਇੰਡਿਊਸ ਫਾਰਮਰਸ ਟੂ ਪਾਰਟ ਵਿਦ ਅ ਲਾਰਜਰ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਐਜ਼ ਅ ਮਾਰਕੀਟਡ ਸਰਪਲਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈ ਦੇ ਕੈਨ ਸੈਲ ਇਟ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਆਲਸੋ। ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਪਲਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ। एंड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट एक्सेसिव राइज इन प्राइसेस। कंज्यूमर जिहड़े हैगे उन्हां दा भी हित सरकार देखदी है। इस करके मैं तुहानूं किहा कि इशू प्राइस है ये PDS एक प्राइस हैगा कि जिस प्राइस ते राशन कार्ड ते लोकी जाके राशन डिपो तो अनाज खरीद सकते हैं। दिस इज इशू प्राइस। हाउ CACP कैलकुलेट्स MSP? बड़ा इंपॉर्टेंट है कि MSP दी कैलकुलेशन इंडिया विच किदां हुंदी है और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिस इनू किदां कल्टीवेट करदा, इनू किदां कैलकुलेट करदा है। तो 3 मेन कॉस्ट कंसैप्ट्स हैगे CACP जिन्हों ध्यान च रखती है। नंबर 1 इज A2 कॉस्ट। A2 कॉस्ट का की मतलब है कॉस्ट दैट द फार्मर्स इनकर। जिदा फॉर एग्जांपल असी सपोज मानते हैं कि MSP जिहड़ा वीट दा, लेट अस सपोज इट इज ₹2000 पर क्विंटल। अगर MSP वीट का 2000 रुपये पर क्विंटल है, वो कितना आया, वो प्राइस कितना, लाइक हाउ डिड CACP अराइव एट दिस फिगर कि एक क्विंटल वीट का जो MSP है 2000 रुपये होना चाहिए। ਉਹਦਾ ਹੁਣ तरीका की है? पहले सब तो पहले जी CACP है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है इकोनॉमिस्ट ते होर भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इन्हां दी एक टीम है। ये की करती है? ये देखती है कि फार्मर ने कितनी कॉस्ट इनकर की टू प्रोड्यूस वीट। लेट अस से सीड्स ते कितना खर्चा होया, दैन फर्टिलाइजर ते कितना खर्चा होया, अपनी लेबर ते कितना खर्चा है, हायर्ड या ओन्ड मशीनरी कितनी लाई है, या अगर लैंड लीज ते लई सीगी तो कितना रेंट पे किया। सारे खर्चे नूं ऐड कर लैंदे, उहदी एवरेज कर लैंदे। प्लस A2 प्लस FL। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸਟ ਆਈ A2 ਕੋਸਟ ਉਹਦੇ ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਬਰ ਐਡ ਕਰਤੀ। A2 plus imputed value of family labor in producing a crop, that is opportunity cost of working on the field।
फार्मर अपने अगर फार्मर की वाइफ, फार्मर के बच्चे, फार्मर के रिश्तेदार जे किसी लैंड पर काम कर रहे हैं तो फार्मर उस चीज़ उन्होंने वेजिस तो देता नहीं। तो लेकिन अगर वो सारे लोग किसी होर के खेत पर काम करते तो उन्होंने कितनी वेज या सैलरी मिलती। इनू असी कहने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इंप्यूटेड कॉस्ट। ठीक है, इंप्यूटेड वैल्यू। तो जे असी वो भी पा लीए कि फार्मर के खेत लेटर से 10 वर्कर काम कर रहे हैं, अपने ही परिवार के लोग काम कर रहे हैं, 10 बंदियां की वेज रेट भी पा ली तो A2+FL बन गया। ठीक है, फिर आ गया C2। C2 का की मतलब है A2+FL, FL भी हो गया, प्लस इंटरेस्ट ऑन वैल्यू ऑफ ओन्ड कैपिटल एसेट प्लस रेंटल वैल्यू ऑफ ओन्ड लैंड। वो की कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि C2 कॉस्ट की हैगी है। C2 कॉस्ट का मतलब है कि ਜਿਹੜਾ A2 आ गया, ਜਿਹੜਾ A2+FL ये तो हो ही गया, A2+FL तो हो ही गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਪਿਊਟਡ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪਾਤੀ। And finally, A2+FL cost. A2+FL cost measures accounts for only variable cost of farming, while C2 includes both variable and fixed cost. Therefore, C2 can be labeled as the most comprehensive measure and approximates full production cost. ये बड़ा important है। वो कह रहे हैं कि जिहड़ा जी गवर्नमेंट इसलिए MSP दे रही है, गवर्नमेंट जी MSP दे रही है इंडिया विच, इट इज गिविंग MSP ऑन A2+FL। लेकिन स्वामीनाथन कमीशन जिहदे बारे देखा, फार्मर मूवमेंट्स विच काफ़ी ज़्यादा लोगों ने खड़े होके डेमोनस्ट्रेशनस दित्तियां और उन्होंने डिमांड सीगी कि जी MS स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशन है तुसीं उहनूं इंप्लीमेंट करो। तो MS स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन सीगी कि जी लोगों को MSP मिलनी चाहिए, C2 कॉस्ट पर मिलनी चाहिए, बट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग MSP ऑन A2+FL कॉस्ट। ये एक मेन बोन ऑफ कंटेंशन है। मैं रिपीट कर रहा कि गवर्नमेंट MSP दे रही है A2+FL ते स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन सीगी कि C2 ते दी जाए MSP। तो ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द फार्मर लॉबीज एंड द गवर्नमेंट। फूड सिक्योरिटी एंड PDS ये भी देख लो, फूड सिक्योरिटी की है। It exists when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. बड़ी comprehensive definition है। This definition was given by FAO, Food and Agriculture Organization। तो ये नाम सुना होगा FAO, Food and Agriculture Organization की definition है that all people at all times have physical and economic access। उन्होंने खाण लई अनाज भी सामने होवे ते नाल पैसे देने लई उन्होंने जेब च पैसे भी होण, तो सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड भी उन्होंने मिले, डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंस फॉर एक्टिव एंड हेल्थी लाइफ। ते तीन तरह के कंपोनेंट्स हैगे है इहदे फूड सिक्योरिटी दे। वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड अवेलेबल होना चाहिए। इट मीनस तुहाडी कंट्री विच प्रोडक्शन ते प्रोडक्टिविटी फूड ग्रेन दी चंगी होगी, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। दूजा एक्सेस टू फूड। एक्सेस टू फूड का मतलब की है कि तुहाडे कोल परचेजिंग पावर होवे, परचेजिंग पावर हो, ठीक है। और एक्सेस टू फूड से होर भी जो फूड मैनेजमेंट जी हैगी है, PDS हो गया, वो भी चीज़ा हो। तीजा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो कंटेंट हैगा फूड ग्रेन का वो भी तुहानू मिले। So these are the three things which encompasses food security components। और कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसी मेजर सीगे फूड सिक्योरिटीज ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। नंबर 1 वाज PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जी है। ਇਹਦਾ मतलब की है ਜਦੋਂ सरकार राशन डिपो के थ्रू अनाज बेचती है लोगों ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ PDS कहने। 1939 ਵਿੱਚ बॉम्बे ਵਿੱਚ प्रोग्राम लॉन्च होया सी फर्स्ट टाइम इंडिया विच, और लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नैटवर्क है वर्ल्ड विच PDS जिहड़ा हैगा। रिवैम्ड PDS 1992 इंट्रोड्यूस होया सीगा, और टारगेटेड PDS 1997 शुरू होया सीगा। टारगेट PDS का मतलब की है कि फर्स्ट टाइम असी 2 कैटागरीज करतियां, APL अबव पॉवर्टी लाइन, ਉਹਨੂੰ
अलग रेट पे अनाज मिलेगा और दूजी कैटेगरी करती BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन ਨੂੰ 70% ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਗੀ, APL ਨੂੰ 50 ਸੌਰੀ ਉਹ APL ਨੂੰ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਸੀਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਟਾਰਗੇਟਡ PDS ਜਿਹੜਾ 1997 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਤੋਦय ਅन्न ਯੋਜਨਾ, ਅੰਤੋਦय ਅन्न ਯੋਜਨਾ ਵਾਜਪੇਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ सन 2000 ਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਚ ਵੀ ਗਰੀਬ, ਪੂਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੂਅਰ, ਸੋ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਹੰਗਰ ਅਮੰਗ ਦਾ ਪੂਰੈਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ BPL ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਡੋਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਆ ਗਏ, 올ਡ ਏਜ ਪੀਪਲ ਆ ਗਏ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੋਕੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। तो 35 किलोग्राम food grain, 35 kg food grains each in a month, where wheat will be provided at ₹2 per kg and rice for 3 per kg। और ये रेट आज भी चल रहा है, 2000 तो ये रेट इंट्रोड्यूस किया सी सरकार ने, आज तक यही रेट चल रहा है अंत्योदय अन्न योजना। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA, तो सारे को पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राइट टू फूड ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜੁਲਾਈ 5 2013 ਨੂੰ ਇਟ ਕੇਮ ਇਨਟੂ ਫੋਰਸ। ਲਿਖਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਮੇਡ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦਾ PDS ਹੈਜ਼ ਕਮ ਅੰਡਰ PDS, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 75% ਰੂਰਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, 50% ਅਰਬਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਐਲਡੈਸਟ ਵੂਮਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਤੇ ਲੈਕਟੇਟਿੰਗ ਮਦਰਸ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਦਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਆਫ 6 months to 14 years will be entitled to meals as per prescribed nutrition norms। the ICDS ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੇਗੀ ਫॉर ਮੀਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਨਕਰਡ ਬਾय them and ensuring transparency and accountability, food security allowance to entitled beneficiaries। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲਾਊਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਟਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ NFSA ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ this is another slide of agriculture credit। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਸ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਫਾਰਮਰ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਟੌਪ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ RBI, और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾਬਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 3 ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, RBI और नाबार्ड के अंडर है। नंबर 1 इज कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव च 2 तरह दी क्लासिफिकेशन है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, और रीजनल रूरल बैंक और कमर्शियल बैंक्स भी आगे है। असी इन्हां सारे नूं एक पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस कर लेने। असी नाबार्ड तो शुरू करते हैं। नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1982, 1982 विच नाबार्ड जिहड़ा सीगा इट वाज एस्टैब्लिश्ड। नाबार्ड दी फुल फॉर्म हैगी है नैशनल बैंक for agriculture and rural development, National Bank for Agriculture and Rural Development, right? और नाबार्ड ਦਾ ਮੇਨ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਨਾਬਾਰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਨਾਬਾਰਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਨਸ ਟੂ ਫਾਰਮਰਸ, ਨਾਬਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਨਸ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਨਾਬਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਲੋਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਬਾਰਡ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲੋਨ ਟੂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਐਂਡ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲ, ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨੰਬਰ 1 ਨਾਬਾਰਡ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਾਬਾਰਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲੋਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੇ ਆਡਿਟਰੀ
सुपरवाइजरी एंड बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता है रीजनल रूरल बैंक की और कोऑपरेटिव्स की ऑडिटरी पावर्स ने नाबार्ड को। और तीजी चीज नाबार्ड जो करता है, नाबार्ड डिवेलपमेंटल एक्टिविटीज करता है पिंडा विच और फॉर रूरल क्रेडिट। ठीक है, 2-3 फीचर तुसी याद रखने नाबार्ड दे। कोऑपरेटिव्स इंडिया वैसे तो 1904 विच 1905-4 विच इंडिया विच कोऑपरेटिव मूवमेंट आई सीगी, बट कोऑपरेटिव जिहड़े सीगे दे वर मेड फेमस इन आफ्टर इंडिपेंडेंस। और फर्स्ट सैकेंड 5 ईयर प्लान डॉक्यूमेंट ने कोऑपरेटिव्स ਲਈ बहुत ज़्यादा इनफैक्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 72% comes from commercial banks, लगभग 8% it comes from regional rural banks, और लगभग 20% it comes from cooperative. So total agriculture loan, total agriculture funding ਦਾ 20% cooperative, 72% commercial bank और 8% regional rural banks cover ਕਰਦੇ हैं। और ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਐਟ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ, ਇਹ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਰਕ ਐਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ, so there will be one central cooperative bank at one district. State cooperative bank, state cooperative bank ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਵਰਕ ਐਟ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਏਗਾ ਐਸਸੀਬੀ ਵਿੱਚ, ਐਸਸੀਬੀ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਸੀਸੀਬੀ ਵਿੱਚ, ਸੀਸੀਬੀ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਪੀਏਸੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਔਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ, ਲੈਂਡ ਲੈਵਲਿੰਗ ਲਈ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਈ ਅਗਰ ਫਾਰਮਰ ਲੋਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚਾਹੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਸ PCARDBs ਦੇ ਵਰਕ ਐਟ ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ, grassroots level, और state cooperative agricultural SCRDB they work at state level। बस ये तुसी याद रखना। So this is cooperatives, मैं cooperatives बारे तुम दसता। Regional rural banks basically they were established in the early 1970s after the recommendation of Nariman committee। Nariman committee ਦੀ recommendation ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜਨਲ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ अर्ਲੀ 1970s ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। 8% ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੰਡਿੰਗ। ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਵਰ लाइक स्टेट बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक है, डिफरेंट कमर्शियल बैंक जोड़े हैगे दे आर दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फंडिंग इन द कंट्री। तो 72% ऑफ लैंडिंग एक्टिविटी इट इज डन बाय द कमर्शियल बैंक्स। ओके जी, सो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ਦੇ ਵੀ 3-4 पॉइंट्स हैगे ने ਜਿਹੜੇ इंपोर्टेंट है, ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तुहानू याद रखना है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ने 2016 ਵਿੱਚ वन नेशन वन स्कीम थीम सीगा। यूनिफॉर्म प्रीमियम ऑफ ओनली 2% टू बी पेड ऑफ फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप एंड 1.5% फॉर ऑल रबी क्रॉप्स। दूजी स्कीम जिहड़ी है RWBCIS है, इनू रीस्ट्रक्चर्ड वैदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कहते हैं। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2016। इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफ द फार्मर्स अगेंस्ट एडवर्स वैदर कंडीशन। ठीक है जी। Unified Package Insurance Scheme UPIS, it was launched in 2016, ensuring food security, crop diversification and enhancing growth and competitiveness of agriculture sector besides protecting farmers from financial risk। A UPIS scheme सीगी। फिर Coconut Palm Insurance Scheme CPIS, it was launched in the year 2009-10, meant for coconut cultivator who grows at least 5 healthy nuts bearing palms of all varieties। A coconut ਲਈ ਪਾਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ। ਇਹ 4 ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਹੈਂਡਲ ਇਟ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ।
एक स्लाइड मैं जान के इंट्रोड्यूस की बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 2020 ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ NCRB ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ NCRB ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 2021-22 ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 10,677 10,677 ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡਸ ਹੋਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੇਟੈਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ EPW ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਸੁਸਾਈਡ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅੰਡਰ ਰੇਟਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਸਾਈਡ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਐਨੀਵੇ Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh are top states in terms of farmer suicides. ये बड़ा अपने आप च एक तुसी कह लो कि something strange कि it is the rich states or large farmers who are committing suicide. It is not the small and marginal farmers who is committing suicide. Study ये कहती है it is the large states और ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ credit network, agriculture credit network काफ़ी strong है. ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਂਡ MP ਥੀਸ ਆਰ ਦ 4 ਲੀਡਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਇਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਦੈਟਸ ਅ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਔਰ ਇੰਡੈਟਡਨੈਸ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਤੇ 38.7% ਆਫ ਦ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਔਰ ਇੰਡੈਟਡਨੈਸ फार्मिंग रिलेटेड इशूज 19.5% ने सुसाइड का फैमिली प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा रीजन है 11.7% सुसाइड्स बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज है इलनेस 10.5% है ड्रग अब्यूज 4.1% है मैरिज रिलेटेड इश्यूज 2% ने पॉवर्टी 1.1 है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट 1.1 है लेकिन सब तो बड़ा रीजन डेट प्रॉब्लम जी है इट इज द मेन रीजन फॉलोड बाय फैमिली रिलेटेड इश्यूज एंड फैमिली प्रॉब्लम 3 इशू ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ 4 ਰੱਖ ਲਓ ਇਲਨੈਸ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥੀਸ ਆਰ ਦ 4 ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਫ ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਫੈਕਟ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ APMC Statutory market committees constituted by state government in respect of trade in certain notified agricultural, horticultural, livestock products under the Agriculture Produce Market Committee Act. इन्हों असी कहने APMC Act. जिदा इन्हों this is called APMC. APMC Act जिदा चंडीगढ़ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 26 ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ APMC ਐਕਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮਾਰਕੀਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਹ 2477 ਨੇ ਸਬ ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ APMC ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਹੈ ਤੇ 4843 ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 7300 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 7300 APMC ਮੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਮੰਡੀਜ਼ ਨੇ ਬਾय द ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ 1935 ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਇਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1937 ਵਿੱਚ ਅਰਾਊਂਡ 222 commodities have been graded so far till date 222 commodities ਦੀ grading ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ FSSAI ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੀ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 2008 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ FSSAI ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੀਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ FDA ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਉੱਥੇ GMP ਹੈ ਗੁੱਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ FSSAI ਹੈ FSSAI ਦੀ ਸੀਲ ਅਗਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੇਂਜ ਇਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੇਟਸ ਐਂਡ ਮੇਜਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵੇਟ ਐਕਟ 1939 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ
in India ਵਿੱਚ ਸੇਰ ਸਵਾ ਸੇਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਂਡ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 1939 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1957 ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। wholesale price of 300 commodities and about 2000 varieties are reported on agmarknet internet through जो ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ हैं portal from more than 1800 markets covering all major agriculture and horticulture produce। ਸੇ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੋਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈਵ ਜਸਟ ਡਿਸਕਸਡ 24 ਮੇਜਰ ਕ੍ਰੌਪਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ APP ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੋਲਿਸੀ। और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट CCS नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग 1988 में स्टैबलिश किया गया। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम 1994 में स्टैबलिश होया। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रमोट कर रहे हैं। इस्टैबलिशमेंट ऑफ ई-मार्केट्स मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में NAM ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ NAM ਪਾਓ, ਉੱਥੇ NAM ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਰਵਿਸ ਫॉर ऑल APMC ਰਿਲੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ। ਫਾਰਮਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਦਾ, ਆਲੂ ਦਾ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ, ਭਿੰਡੀ ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੰਡੀਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਗੈਪਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। Unified market through online trading platform removes information asymmetry between buyers and sellers। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸਿਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 3 ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ NCR ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਤੇ ਇਹ 3 ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ 27 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ these 3 bills were introduced। First one was Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020 ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। Farmer Produce Trade and Commerce ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farmer Service Act 2020। और तीजा सीगा Essential Commodities Act 2020 Amendment Act 2020। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਮਸਟ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਐਂਡ these were taken back by the government। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਸਲਾਈਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਂ ਸਲਾਈਡਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਫॉर योर एग्जाम। See you next time। Thank you।